नवंबर 2016, रात 8:05, नई दिल्ली। उस समय देश सामान्य रात की तरह सांस ले रहा था। लोग अपने काम से लौट चुके थे, घरों में खाना बन रहा था, टीवी पर सामान्य कार्यक्रम चल रहे थे, और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसे तूफान में बदलने वाली है जिसकी गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। जैसे ही टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश प्रसारित हुआ, पूरा देश ठहर सा गया। घोषणा थी कि 500 और 1000 रुपए की नोट अब तत्काल प्रभाव से अमान्य किए जा रहे हैं। ये कोई साधारण आर्थिक नीति नहीं थी। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने एक झटके में देश की नकदी व्यवस्था की रीढ़ को हिला दिया। उस समय देश में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए की नोट प्रचलन में थे। ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये हर दुकान की रफ्तार थे, हर घर की सुरक्षा थे, हर मजदूर की मेहनत का फल थे और हर व्यापारी की उम्मीद थे। लेकिन एक ही रात में ये सब बदल गया। एक घोषणा और पूरी नकदी व्यवस्था अचानक संदिग्ध घोषित कर दी गई। जो पैसा कल तक जिंदगी चला रहा था, आज वही कागज बेकार हो चुका था। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक पूरे देश की आर्थिक सांसें रोक दी हों। घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हालात तेजी से बदलने लगे। एटीएम मशीनों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोग ठंड में, अंधेरे में अपने ही पैसों को निकालने के लिए घंटों खड़े रहे। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? बैंकों के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंदर नकदी सीमित थी और समय तेजी से खत्म हो रहा था। हर बीतते मिनट के साथ बेचैनी, घबराहट और अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी। छोटे व्यापारी अपनी दिन भर की कमाई लेकर घर नहीं जा पाए। मजदूरों की मजदूरी रुक गई, किसानों की बिक्री प्रभावित हुई, और आम परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने लगे। कई जगहों पर अस्पतालों और जरूरी सेवाओं में भी नकदी की कमी का असर दिखने लगा। देश की गति जैसे एकदम धीमी पड़ गई थी। सरकार की ओर से इसे काले धन के खिलाफ एक निर्णायक कदम बताया गया। कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, नकली नोटों का नेटवर्क खत्म होगा और अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। ये एक ऐसी लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें व्यवस्था के अंदर छुपे हुए धन को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक नई तस्वीर सामने आने लगी। पुराने नोट धीरे धीरे बैंकों में वापस आने लगे। कुछ महीनों बाद रिपोर्ट्स में ये दावा सामने आया कि लगभग 99% से अधिक नोट वापस बैंकिंग प्रणाली में लौट चुके हैं। इसी तथ्य ने एक नया सवाल जन्म दिया जो आज भी लोगों के मन में गूंजता है। अगर लगभग पूरा पैसा वापस सिस्टम में आ गया, तो फिर उस अचानक लिए गए निर्णय का वास्तविक प्रभाव क्या था? क्या ये केवल काले धन पर एक प्रहार था, या फिर अर्थव्यवस्था को नकदी से डिजिटल दिशा में मोड़ने की एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा था? और उस दौरान जो अस्थिरता पैदा हुई, उसका भार सबसे अधिक किसने उठाया? समय आगे बढ़ता गया। अर्थव्यवस्था ने खुद को फिर से स्थिर किया, लेकिन 8 नवंबर 2016 की रात भारतीय इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो गई जहां कुछ ही घंटों में पैसे का अर्थ, उसकी कीमत और उसका प्रवाह तीनों बदल गए थे। लेकिन असली कहानी वहीं से और गहरी हो जाती है जब इस फैसले के बाद देश के अलग अलग कोनों से असली जमीनी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि इंसानी दर्द और सिस्टम का दबाव भी धीरे धीरे उजागर होने लगता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और छोटे शहरों की बैंक शाखाओं के बाहर जो कतारें बनी थीं, वे अब केवल कुछ घंटों की नहीं रही थीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाली मजबूरी बन चुकी थी। लोग अपने ही पैसे को पाने के लिए दस्तावेज लेकर घंटों खड़े रहते थे, और कई जगह व्यवस्था इतनी धीमी हो गई थी कि दिन भर इंतजार के बाद भी पूरी नकदी नहीं मिल पा रही थी। ग्रामीण भारत में स्थिति और भी कठिन थी। जहां बैंक दूर थे और डिजिटल सिस्टम कमजोर था, वहां नकदी की कमी सीधी जीवन पर असर डाल रही थी। खेतों में मजदूरी रुक गई, फसल बेचने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई, और कई जगहों पर छोटे व्यापार पूरी तरह ठप हो गए। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, ये रोजमर्रा की जिंदगी का रुक जाना था। इसी दौरान सरकार की ओर से ये दावा और मजबूत किया गया कि ये कदम काले धन के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई है। लेकिन विभिन्न आर्थिक संस्थानों की रिपोर्ट्स में एक और परत सामने आने लगी। आंकड़ों के अनुसार प्रतिबंधित किए गए नोटों का लगभग पूरा हिस्सा धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। ये वही बिंदु था जिसने इस पूरे फैसले पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। देश के भीतर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज होने लगी। विपक्ष ने इस निर्णय को अचानक और बिना पर्याप्त तैयारी के लिया गया कदम बताया, जबकि सरकार ने इसे दीर्घकालिक आर्थिक सुधार की दिशा में जरूरी बताया। संसद से लेकर मीडिया डिबेट तक ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी बहस बन गया। उधर
आम जनता के लिए ये बहस नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की लड़ाई थी। छोटे दुकानदारों के लिए ग्राहक कम हो गए थे, मजदूरों के लिए काम रुक गया था और मध्यम वर्ग के लिए अपनी ही जमा पूंजी तक पहुंचना कठिन हो गया था। ये वो समय था जब पैसों की उपलब्धता ने जीवन की रफ्तार तय करनी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे महीने आगे बढ़े, डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने तेजी पकड़नी शुरू की। मोबाइल वॉलेट, कार्ड ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन भुगतान धीरे धीरे सामान्य जीवन का हिस्सा बनने लगी। लेकिन ये बदलाव हर जगह समान नहीं था। बड़े शहरों में ये तेजी से अपनाया गया, जबकि छोटे शहरों और गांवों में ये बदलाव धीरे और असमान रहा। और इसी पूरी प्रक्रिया के बीच वो सवाल और मजबूत होता गया, क्या ये केवल एक आर्थिक निर्णय था या फिर भारत की अर्थव्यवस्था को नकदी से डिजिटल नियंत्रण की ओर मोड़ने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? समय आगे बढ़ता गया, लेकिन 2016 की वो रात केवल एक घोषणा नहीं रही। वो एक ऐसा मोड़ बन गई जिसने भारत में पैसे, व्यवस्था और भरोसे तीनों की परिभाषा बदल दी। समय आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे नोटबंदी के बाद के महीनों के बैंकिंग डेटा सामने आते गए, तस्वीर और भी जटिल होती चली गई। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट्स और विभिन्न वित्तीय आंकड़ों में ये स्पष्ट होने लगा कि प्रतिबंधित किए गए लगभग सभी 500 और 1000 रुपए की नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके थे। ये आंकड़ा अपने राजनीतिक स्तर पर यह निर्णय देश को दो स्पष्ट विचारधाराओं में बांटता चला गया। एक पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानता रहा, जबकि दूसरा पक्ष इसे बिना पर्याप्त तैयारी के लिया गया एक कठोर आर्थिक प्रयोग बताता रहा। संसद में विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए कि क्या इस कदम से वास्तव में काले धन पर प्रभाव पड़ा या इसका सबसे बड़ा असर केवल आम नागरिक पर पड़ा। इसी बहस के बीच मीडिया रिपोर्टिंग ने भी इस विषय को लगातार केंद्र में रखा। टीवी डिबेट्स में अर्थशास्त्री, बैंक अधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते थे। एक तरफ डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र में हुए नुकसान के आंकड़े सामने रखे जा रहे थे। समय के साथ सरकार की ओर से ये तर्क और मजबूत किया गया कि ये कदम केवल तत्काल प्रभाव के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय में अर्थव्यवस्था को औपचारिक और डिजिटल बनाने के लिए था। वहीं आलोचकों का कहना था कि किसी भी बड़े आर्थिक बदलाव की कीमत सबसे पहले आम जनता को चुकानी पड़ी। और इसी दोहरे दृष्टिकोण के बीच एक ऐतिहासिक सच धीरे धीरे स्थापित होता गया कि 8 नवंबर 2016 की वो रात केवल एक नोटबंदी नहीं थी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा मोड़ थी जहां नकदी, व्यवस्था और डिजिटल भविष्य के बीच की लड़ाई ने पूरे देश की आर्थिक सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। समय आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे नोटबंदी के बाद के महीनों के बैंकिंग डेटा सामने आते गए, तस्वीर और भी जटिल होती चली गई। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट्स और विभिन्न वित्तीय आंकड़ों में ये स्पष्ट होने लगा कि प्रतिबंधित किए गए लगभग सभी 500 और 1000 रुपए की नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके थे। ये आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा आर्थिक सवाल खड़ा करता था, क्योंकि जिस कदम को काले धन को खत्म करने का सबसे बड़ा प्रहार बताया गया था, उसमें लगभग पूरा नकद वापस औपचारिक सिस्टम में लौट आया था। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव दर्ज किया गया। बैंकों में अचानक जमा हुई भारी नकदी के कारण बैंकिंग सिस्टम की तरलता अस्थायी रूप से बढ़ गई और ब्याज दरों तथा ऋण वितरण पर भी असर देखने को मिला। कई वित्तीय विशेषज्ञों ने इसे अर्थव्यवस्था के भीतर एक फोर्स्ड लिक्विडिटी शॉक के रूप में देखा, जिसने अल्पकालिक रूप से बैंकिंग संरचना को बदल दिया। लेकिन असली कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं थी, वो उन चेहरों में थी जो इस बदलाव को झेल रहे थे। उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों में एक दर्जी, जिसकी दुकान केवल नकद लेन देन पर चलती थी, हफ्तों तक काम बंद करने पर मजबूर हो गया। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक किसान, जिसने अपनी फसल बेचकर नकद रखा था, उसे बैंक की कतारों में कई दिन खड़े रहना पड़ा। दिल्ली के एक ऑटो चालक ने बताया कि उसके पूरे दिन की कमाई डिजिटल सिस्टम के अभाव में अटक गई थी। ये घटनाएं किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि उस समय के भारत की वास्तविक धड़कन थीं। राजनीतिक स्तर पर यह निर्णय देश को दो स्पष्ट विचारधाराओं में बांटता चला गया। एक पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानता रहा, जबकि दूसरा पक्ष इसे बिना पर्याप्त तैयारी के लिया गया एक कठोर आर्थिक प्रयोग बताता रहा। संसद में विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए कि क्या इस कदम से वास्तव में काले धन पर प्रभाव पड़ा या इसका सबसे बड़ा असर केवल आम नागरिक पर पड़ा। इसी बहस के बीच मीडिया रिपोर्टिंग ने भी इस विषय को लगातार केंद्र में रखा। टीवी डिबेट्स में अर्थशास्त्री, बैंक अधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते थे। एक तरफ डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र में हुए नुकसान के आंकड़े सामने रखे जा रहे थे। समय के साथ सरकार की ओर से ये तर्क और मजबूत किया गया कि ये कदम केवल तत्काल प्रभाव के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय में अर्थव्यवस्था को औपचारिक और डिजिटल बनाने के लिए था। वहीं आलोचकों का कहना था कि किसी भी बड़े आर्थिक बदलाव की कीमत सबसे पहले आम जनता को चुकानी पड़ी।
और इसी दोहरे दृष्टिकोण के बीच एक ऐतिहासिक सच धीरे धीरे स्थापित होता गया।